आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के एक और एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। मेरे सभी व्यूवर्स, सभी सब्सक्राइबर्स को इस नूतन वर्ष 2025 की ढेर सारी मुबारकबाद। यह वर्ष आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आए। साथियों, एक तरफ जहां आजकल लगातार ये चर्चा है और लगातार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने जजमेंट से बात कही जा रही है, मैं भी उन जजमेंट्स पे लगातार वीडियो लेकर के आता रहता हूं कि डाउरी के केसेस का मिसयूज होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें यह भी देखने में मिलता है कि पॉक्सो के केसेस का भी मिसयूज होता है। हालांकि इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जेन्युइन घटनाएं नहीं होती हैं। चाहे डाउरी की घटनाएं हों, चाहे पॉक्सो और दुष्कर्म की घटनाएं हों, निश्चित रूप से ये घटनाएं भी होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे मामलों का दुरुपयोग भी देखने को मिलता है। एक मामला अभी 27 दिसंबर को, अभी बहुत ही रिसेंट मामला है, तेलंगाना हाई कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया और तेलंगाना हाई कोर्ट के द्वारा एक बेहतरीन फैसला दिया गया। जो सजा का आदेश पारित किया गया था सेशन ट्रायल के द्वारा, उस सजा को रद्द कर दिया गया और बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट पारित करते हुए ज़बरदस्त बातें कही गई उसमें। तो आज के इस एपिसोड में उसी जजमेंट के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आपने अभी प्रैक्टिस शुरू की है, आप जूनियर एडवोकेट हैं, तो भी ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर आप किसी भी तरीके की जुडिशरी से संबंधित एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी इस तरीके की जानकारी आपको जानना चाहिए। और अगर आपका कोई केस ऐसा चल रहा है, तो भी यह वीडियो आपको देखना चाहिए। तो दोस्तों, जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि पूरा मामला क्या था। फाइनली तेलंगाना हाईकोर्ट की बेंच के द्वारा किस तरीके का आदेश पारित किया गया। साथ ही उस मामले के जो फैक्ट थे वो कुछ ऐसे थे कि एक महिला के द्वारा एक यह एफआईआर दर्ज कराई जाती है कि उसकी 10 वर्ष की नाबालिग बेटी, जो कि कमरे में सो रही थी और उसी कमरे में उसके 3 बेटे और उसका पति और उसका ससुर भी सो रहा था। इतने में एक आता है अभियुक्त जो था और ज़बरदस्ती घर में घुसता है, उसकी बेटी का मुंह दबा करके उसके साथ गलत काम करता है और गलत काम करने के बाद वो चला जाता है। उसकी हालत बहुत नाजुक हो गई थी, उसके शरीर में कई जगह प्राइवेट पार्ट्स पे ब्लड निकलने लगा था। वह घर के बाहर एक मंदिर था, मंदिर में कुछ औरतों से बात करने चली गई थी। तब अभियुक्त ने घर के अंदर जबरदस्ती घुसकर इस घटना को अंजाम दिया और जब वो वापस आती है, अपनी बेटी की यह हालत देखती है, उससे पूछती है, तो वह सारी बात बताती है। इस मामले में दोस्तों एफआईआर दर्ज होती है 452 और 376 आईपीसी में और सेक्शन 5 IJM एंड सेक्शन 6 पॉक्सो अधिनियम में। ट्रायल कोर्ट के द्वारा इसमें 452 में 5 साल की सजा, 1000 रुपये जुर्माना, दुष्कर्म और पॉक्सो के मामले में 20 साल की सजा और 10,000 रुपये जुर्माने का आदेश पारित किया जाता है। इस सजा के आदेश के खिलाफ आरोपी व्यक्ति के द्वारा, जिसको कि दोष सिद्ध किया जा चुका था, तेलंगाना हाईकोर्ट के समक्ष अपील दाखिल की जाती है। तो देखते हैं कि तेलंगाना हाईकोर्ट में किस तरीके का आर्गुमेंट होता है और तेलंगाना हाईकोर्ट के द्वारा क्या कहा जाता है। दोस्तों, ये जो मामला था, जो तेलंगाना हाईकोर्ट पहुंचा, सजा के आदेश के विरुद्ध जो क्रिमिनल अपील दाखिल की गई, क्रिमिनल अपील नंबर 88/2024 बेगारी रवि कुमार वर्सेस तेलंगाना राज्य। पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पे है और अभी 27 दिसंबर 2024 को इसमें जजमेंट पारित किया गया। हाईकोर्ट के समक्ष जो आर्गुमेंट हुआ, उस आर्गुमेंट की जो मुख्य बात थी कि जो भी एविडेंस कोर्ट में आई है वह एविडेंस इम्प्रॉबेबल है, अनबिलीवेबल है, यानी उस तरीके की घटना होने की संभावनाएं नहीं हैं। दोस्तों, इसमें 4 अहम गवाह थे, जिसमें PW1 उस विक्टिम की मां थी, जो कंप्लेनेंट थी, जिसने ये कहा था कि मैं घर के बाहर मंदिर में कुछ औरतों से बात करने गई और वहीं पे जाके थोड़ी देर के लिए सो गई। PW2 उसका एक बड़ा लड़का था, उस महिला का, यानी विक्टिम का भाई। PW3 एक पड़ोसी था और PW4 खुद विक्टिम थी। यह 4 लोगों को पेश किया गया। कोर्ट के समक्ष ये कहा गया कि उसी कमरे में उसके बाकी लड़के भी सो रहे थे, उनको पेश नहीं किया गया। उसी कमरे में उस महिला का पति और ससुर सो रहा था, उसको पेश नहीं किया गया। लड़की ने अपने बयान में कहा, जो विक्टिम थी, प्रोस्क्यूटिक्स थी, जो नाबालिग, कि गलत काम करने के कारण उसके प्राइवेट पार्ट में जलन होने लगी और ब्लड निकलने लगा।
लेकिन उसकी इस बात को मेडिकल रिपोर्ट सपोर्ट नहीं कर रही थी। डॉक्टर ने कहा कि उसकी बॉडी में, उसकी ब्रेस्ट में और प्राइवेट पार्ट में किसी भी तरीके की कोई इंजरी नहीं थी, सिर्फ उसकी फ्रॉक में जरा सा ब्लड लगा हुआ था। तो इस तरीके से कहा गया कि विक्टिम के स्टेटमेंट को मेडिकल का जो वर्जन है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। गवाहों के जो बयान हैं वह इम्प्रोबेबल हैं, अनबिलीवेबल हैं, इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता, इस तरीके का आर्गुमेंट किया जाता है। और ये कहा जाता है कि ट्रायल कोर्ट ने एविडेंस को अच्छी तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया और जो सजा का आदेश किया वो गलत किया, उस सजा को रद्द करने की अपील की जाती है। अब देखते हैं कि तेलंगाना हाईकोर्ट की जो बेंच थी उसने क्या कहा और फाइनली किस तरीके का आदेश पारित किया। साथियों, तेलंगाना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति महोदय के द्वारा पूरी केस में जो एविडेंस आई थी ट्रायल कोर्ट के समक्ष, उस एविडेंस को बहुत ही गंभीरतापूर्वक देखा जाता है और अच्छे से देखने के बाद बहुत महत्वपूर्ण बातें कही जाती हैं। यह कहा जाता है कि एक कमरा था 27x17 का, जिसमें विक्टिम लेटी थी, उसके 3 भाई लेटे थे, उसके पिता लेटे थे और उसके ग्रैंडफादर लेटे थे। इन सभी लोगों की उपस्थिति में एक जबरदस्ती एक व्यक्ति घुसता है, उसका मुंह दबाता है, उसके साथ रेप करता है। वो ये भी कहती है कि मैं चिल्लाई थी, लेकिन बाकी जो सो रहे थे अगल बगल, उसके भाई, पिता, ग्रैंडफादर, वो कोई जगता नहीं है। हाईकोर्ट के द्वारा यह भी कहा जाता है कि एक कमरा, उसी से सटा हुआ छोटा सा मंदिर जो हार्डली दरवाजे से 20 फीट की दूरी पर होगा, लेकिन उसकी माँ जो वादनी थी, जो कि उस दरवाजे को देख सकती थी, वो देखे ना किसी को घर आते हुए, ये हो नहीं सकता। और उसने जो गवाही में कहा था कि कुछ औरतों से बात करने चली गई थी, तो ऐसी कोई औरत को भी पेश नहीं किया गया कि वो किससे बात करने गई थी। 2 बड़े लड़कों को पेश नहीं किया गया, अपने पति को पेश नहीं किया गया, अपने ससुर को पेश नहीं किया गया, अदालत में बयान नहीं दिलाए गए ट्रायल कोर्ट के समक्ष। तो इस तरीके से ये बात कही जाती है। दूसरी बात ये कही जाती है कि डॉक्टर ने इस बात का समर्थन नहीं किया मेडिकल रिपोर्ट ने कि उसकी बॉडी में प्राइवेट पार्ट में चोट थी। जैसा कि लड़की ने, विक्टिम ने अपने बयान में कहा था कि उसके प्राइवेट पार्ट में चोट आ गई थी, जलन हो रही थी और ब्लड निकल रहा था। मेडिकल रिपोर्ट इस बात को सपोर्ट नहीं कर रही थी। जहां तक डॉक्टर ने अपने बयान में कहा था कि विक्टिम के फ्रॉक में ब्लड था, तो उस ब्लड को एसरटेन करने के लिए कि किसका है, आरोपी का डीएनए टेस्ट नहीं कराया गया था। इस तरीके से इन तमाम बातों को कहते हुए हाईकोर्ट के बेंच के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण बात कही जाती है। यह कहा जाता है कि माइनर विक्टिम की गवाही इस केस की जैसी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के अनुसार ट्यूटर्ड लगती है। हाँ दोस्तों, सिखाई पढ़ाई हुई लगती है, जिसको इजीली इन्फ्लुएंस किया जा सकता है घर के बड़ों के द्वारा, आसानी से उसको प्रभावित किया जा सकता है। और ऐसे चाइल्ड विटनेस की गवाही पे यकीन करना बहुत खतरनाक होगा दोस्तों। बहुत बड़ी बात कही जाती है। 2 अन्य केसेस का हवाला दिया जाता है, एक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और एक उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का केस था मंगू वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी और उत्तर प्रदेश का था प्राची वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। वो दोनों केसेस की डिटेल आपकी स्क्रीन पे है। इन केसेस में कहा गया था कि माइनर विक्टिम है अगर, तो उस माइनर विक्टिम की गवाही को बहुत ही सावधानी पूर्वक उसका एनालिसिस किया जाना चाहिए। यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं सिखाने पढ़ाने के उपरांत तो वे गवाही नहीं दे रही है। तो इन दोनों केसेस का हवाला देते हुए फाइनली हाईकोर्ट के बेंच के द्वारा कहा जाता है कि ऐसी माइनर विक्टिम की गवाही पे यकीन नहीं किया जा सकता। यह ट्यूटर्ड लग रही है, यह घर के बड़ों के द्वारा प्रभावित होकर के इस तरीके का इसने बयान दिया है जो कि विश्वसनीय नहीं है, बिलीवेबल नहीं है। और यह कहते हुए दोस्तों, जो सजा का आदेश किया था ट्रायल कोर्ट ने, उस आदेश को निरस्त कर दिया जाता है, अपील को स्वीकार कर लिया जाता है दोस्तों। तो यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जाने से पहले मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे ज़रूर सेट कर दें। और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहा करें। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल एवरेज।